तो दोस्तों, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना मत भूलिए ताकि आपको फ्यूचर नोटिफिकेशन मिलते रहें। हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं साइंस डेली। हम नाइन्थ क्लास के चैप्टर की बात कर रहे हैं। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा थॉमसन मॉडल ऑफ एटम के बारे में, वहाँ पर हमने वीडियो को छोड़ा था। इससे आगे अब जितने भी साइंटिस्ट थे वो लगातार ये ट्राई कर रहे थे कि एटम के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता लगे और उस मॉडल में क्या हो। तो जो फेमस इसके बाद आता है, अब हम बात कर रहे हैं रदरफोर्ड की। तो ये साइंटिस्ट हैं अर्नेस्ट रदरफोर्ड। इन्होंने क्या किया, एक स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया। ये और इनके साथी ये ट्राई कर रहे थे कि एटम के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी मिले। इसके लिए इन्होंने क्या किया, रेडियो एक्टिव जो सोर्स होते हैं, अब कोई भी जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है उसका मतलब ये है अपने आप वो रेडिएशन छोड़ता रहता है, उसको रेडियो एक्टिव सब्सटेंस बोलते हैं। जैसे यूरेनियम एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, जैसे पोलोनियम है, जैसे थोरियम है। तो उन्होंने क्या किया, जब रेडियो एक्टिव रेडिएशन छोड़ता है ये एलिमेंट, तो तीन टाइप की होती है, अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल और गामा। अल्फा पर पॉजिटिव चार्ज होता है, इस पर नेगेटिव, ये न्यूट्रल है। तो अल्फा पार्टिकल्स को स्ट्राइक करके जो मेटल्स हैं जैसे प्लेटिनम है, गोल्ड है, इनके ऊपर स्ट्राइक करके रदरफोर्ड और उनके साथी जितने थे, उसके कोवर्कर्स, सारे ये कोशिश कर रहे थे कि एटम्स के बारे में हमें पता लगे कि ये क्या है, इनके अंदर क्या है, पार्टिकल्स हैं, डिविजिबल है या नहीं है, इन सारी बातों के बारे में। तो रदरफोर्ड ने क्या किया, एक स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया और इस स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में इन्होंने अल्फा रेज जो हैं उनको स्ट्राइक करवाया गोल्ड फॉयल के ऊपर। बिल्कुल पतली गोल्ड यानी कि सोना जो है उसकी पतीली गोल्ड फॉयल के ऊपर टकराया, एटम के बारे में जानकारी लेने के लिए कि एटम के अंदर क्या है। अब ये डायग्राम जो आप यहाँ देख रहे हैं इसको अभी कंप्लीट करते हैं, देखते हैं इसमें क्या है। तो इसमें ये जो है ये लेड का ब्लॉक है, लेड जो मेटल है, सीसा यानी कि ये जो है ये रेडियो एक्टिव सोर्स हैं, जैसे कि पोलोनियम है जो एलिमेंट। तो ये रेडियो एक्टिव सोर्स है, मींस यहाँ से रेडिएशन निकलेंगी, यहाँ से हम अल्फा पार्टिकल्स को लेने वाले हैं। तो इस रेडियो एक्टिव सोर्स से क्या होगा, अल्फा पार्टिकल्स निकलेंगे। अब इसके बाद ये फिर से एक लेड प्लेट है और इस लेड प्लेट में क्या है, एक होल है, ताकि बहुत सारी निकलें। तो हमें लिमिटेड चाहिए ताकि एक्सपेरिमेंट अच्छे तरीके से हो और हमें समझ में आ जाए। तो ये यहाँ से जाती हैं और ये है अपनी गोल्ड फॉयल, इससे ये जाके टकराती है। तो ये स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया रदरफोर्ड ने। तो जब ये टकराई, ये रेडिएशंस गई, तो फिर उन्होंने देखा भी क्या हो रहा है इस एक्सपेरिमेंट में, देखते हैं। इसके चारों तरफ ये है सर्कुलर, गोलाकार है, सर्कुलर ZnS यानी कि जिंक सल्फाइड का स्क्रीन है। इसका क्या फ़ायदा है कि जैसे ही रेडिएशन इससे टकराएंगे तो ये चमकने लग जाएगा, तो हमें पता लगेगा भाई कोई न कोई चीज़ आकर इससे को रेडिएशन आकर टकराई है जिसकी वजह से ये चमक रहा है। तो देखिए क्या हुआ, ये अल्फा रेडिएशन यहाँ से चली, इस होल में से गई, यहाँ पहुँच गई, गोल्ड फॉयल से टकराई। मीन्स आप ये कह सकते हैं कि एटम से टकराई। तो अब एटम का पोस्टमार्टम होना है कि एटम के अंदर क्या क्या है, ये पता चलेगा। तो ये पाया गया कि जैसे कि इस साइड में आके स्क्रीन से टकराई, जिससे स्क्रीन चमकने लगा। फिर ये सीधी भी टकराई, ये इस साइड में भी टकराई, इस टाइप से आई। तो बिल्कुल जो सीधी है, यानी कि ज़्यादातर जो अल्फा पार्टिकल्स थे, जो रेडिएशंस थी, वो बिल्कुल सीधी जाती हैं। मीन्स मोस्ट ऑफ रेडिएशंस वो कहाँ हैं, यहाँ पर हैं, बिल्कुल जो इसके सीध में है। मीन्स ज़्यादातर क्या होता है, रेडिएशन सीधी निकल जाती है। ये पहला ऑब्जर्वेशन था जो उन्होंने पाया एक्सपेरिमेंट में, जो उन्होंने देखा। दूसरा, कुछ इस तरह साइड में जाती हैं यहाँ पे, तो वेरी फ्यू,
कुछ रेडिएशन यहाँ टकराती हैं स्क्रीन से, यहाँ भी कुछ टकराती हैं इस साइड में, क्योंकि सर्कुलर है ये, और बहुत कम, कितनी कम, कोई 20,000 में एक रेडिएशन वो रिट्रेस करती है अपने पाथ को, मीन्स जहाँ से गई थी टकरा के वहीं से वापस आती है। ये 3 चीज़ें रदरफोर्ड ने अपने स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में पाई। अब सवाल ये उठता है कि ये जो 3 चीज़ें उन्होंने एक्सपेरिमेंट में देखी, इनसे क्या ऑब्जर्वेशन निकली, क्या रिजल्ट निकला। तो यहाँ से 3 मेन पॉइंट्स रदरफोर्ड के समझ में आए। पहला ये कि ज़्यादातर रेडिएशंस बिल्कुल सीधी जा रही हैं, सीधी जाके बिल्कुल स्ट्रेट जाके और स्क्रीन से टकराई है। इट मीन्स एटम के अंदर का जो स्पेस है उसमें उन रेडिएशंस को रोकने वाला कोई नहीं है। अगर कुछ होता तो उससे वो टकराती और उनका रास्ता बदलता, लेकिन वो बिल्कुल सीधी चलेगी। तो इससे ये कंक्लूजन निकला कि मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ एटम, कि एटम का ज़्यादातर भाग क्या है, एम्प्टी है, खाली है। पहला ऑब्जर्वेशन ये, क्योंकि ज़्यादातर रेडिएशंस क्या हुई, सीधी चली गई, बिना किसी चीज़ से टकराए सीधी जाके स्क्रीन पे वो टकराती हैं। इट मीन्स ज़्यादातर जो भाग है एटम का, मोस्ट ऑफ द पार्ट, वो क्या है, एम्प्टी है। दूसरा, सारा का सारा एम्प्टी तो नहीं है। क्यों नहीं है? क्यों? क्योंकि कुछ थोड़ी थोड़ी डिफ्लेक्ट होती हैं। तो कुछ जो रेडिएशंस हैं वो डिफ्लेक्ट भी हुई हैं। डिफ्लेक्ट हुई हैं इसका मतलब इसके अंदर कुछ तो है। सम बल्कि मीन्स कोई ना कोई ऐसी चीज है, बल्कि का वैसे मतलब होता है भारी। तो मोस्ट ऑफ जो पार्ट हो तो एम्प्टी है, और इसके बीच में कोई जगह ऐसी है, कोई चीज़ ऐसी है जो बहुत भारी है, जिससे क्या होती हैं, ये डिफ्लेक्ट होती हैं। अगर यहाँ से हम ये देखना चाहें ये डिफ्लेक्ट क्यों होती हैं, तो उसका कारण आपके समझ में आ गया होगा, क्योंकि अल्टीमेटली अभी तक इसका नाम नहीं पता था, लेकिन अब फिर बाद में जैसे रखा जाएगा न्यूक्लियस, क्योंकि एटम के अंदर न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस पर कैसा है, पॉजिटिव चार्ज, और अल्फा पर भी कैसा है, पॉजिटिव। एक जैसे चार्ज एक दूसरे को रिपेल करते हैं, दूर भागते हैं। अपोजिट चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो अब आप समझ गए होंगे, क्योंकि न्यूक्लियस पर पॉजिटिव है तो उसने थोड़ा बहुत रिपेल किया होगा, जिसकी वजह से क्या होता है, ये ऐसे टकराती है। अब कोई एक, ये पढ़ा हमने, कोई 20,000 में एक ऐसी भी थी जो अपने पाथ को रिट्रेस करती है, वापिस यहीं से आती है। इसका मतलब ये हुआ कि जो कुछ भी बीच में है वो बहुत भारी चीज़ है, जिसमें रदरफोर्ड फिर इनको नाम देंगे न्यूक्लियस का। उसकी वजह से जो यानी कि बिल्कुल न्यूक्लियस से टकराएगी, वो क्या होगी, बिल्कुल बहुत ज़बरदस्त उसका रिपल्शन होगा, और वो अपने पाथ को क्या करेगी, रिट्रेस करेगी। ऐसा बहुत कम होगा, कोई 20,000 में कोई एक रेडिएशन ऐसी होगी, ये रेशो लगभग आएगा, जो वापस उसी रास्ते से आएगी जहाँ से वो गई हुई है। तो ये रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट किया और उसकी ऑब्जर्वेशन निकली। अब देखते हैं इस बेस के ऊपर उन्होंने क्या क्या बताया फिर एटम्स के बारे में। हालांकि आइडिया तो आपको हो ही गया, बस लिखना ही बाकी है कि क्या क्या उन्होंने इसके बेस के ऊपर बताया है। तो अब फाइनली बात करते हैं रदरफोर्ड ने क्या क्या कंक्लूड किया, क्या क्या बताया। देखिए, मेन बातें ये हैं जो उन्होंने बताई। आप इसको बिल्कुल, ये लगभग सिमिलर है अपने सोलर सिस्टम के। ऐसा मॉडल रदरफोर्ड ने बताया। सोलर सिस्टम में क्या है, सन है, सन के चारों तरफ रिवॉल्व कौन करते हैं, प्लैनेट्स। इसी तरह से उसने बताया कि जो एटम है उसके अंदर न्यूक्लियस है। तो इनको लिख लेते पॉइंट वाइज, हिंट लिख देता हूँ। सबसे पहले इन्होंने ये बताया कि एटम के अंदर जो सेंट्रल पार्ट है वो बहुत हैवी है और उस पर पॉजिटिव चार्ज भी है, और इस सेंट्रल पार्ट को उन्होंने नाम दिया न्यूक्लियस। पॉजिटिव चार्ज क्यों है, क्योंकि इसके अंदर क्या प्रोटॉन क्या प्रेजेंट है, प्रोटॉन्स इसके अंदर हैं।
दूसरी बात उन्होंने ये बताई कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या करते हैं, इसके चारों तरफ जो न्यूक्लियस है, ये जैसे न्यूक्लियस है तो इसके चारों तरफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हैं जिनको नाम दिया उन्होंने ऑर्बिट का, उसके अंदर ये रिवॉल्व करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड न्यूक्लियस इन कॉन्सेंट्रिक सर्कुलर पाथ्स, जिसको क्या कहा उन्होंने, ऑर्बिट, कि इलेक्ट्रॉन्स इसके चारों तरफ क्या करेंगे, अब रिवॉल्व करते हैं ऐसे। उस समय उनको ये नहीं पता था कि कितने, कौन से ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, जैसे फर्स्ट ऑर्बिट है तो उसमें कितने आएंगे, सेकंड में कितने आएंगे, ये उनको नहीं पता था उस समय। ये डिफेक्ट भी आएगा इसी का। अच्छा, तीसरी बात इन्होंने पूछी, भाई आप ये बताइए फिर कि प्रोटॉन्स हैं, प्रोटॉन्स की वजह से क्या है, न्यूक्लियस पर पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन बाहर चक्कर काट रहे हैं, तो इनके बीच में तो अट्रैक्शन होना चाहिए, ज़बरदस्त इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होना चाहिए, तो फिर ये इलेक्ट्रॉन बिल्कुल इसके पास क्यों नहीं आ जाते, चक्कर क्यों काटते हैं? तो इन्होंने बताया कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं ना, ये बहुत फास्ट स्पीड पर रिवॉल्व करते हैं, और इस फास्ट स्पीड के कारण इन पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है। ये फिजिक्स में दो टाइप के फोर्स पढ़ते हैं, कई बार ये आते हैं, सेंट्रीपिटल, सेंट्रीफ्यूगल, और उसमें एग्जाम्पल भी दिया जाता है। जैसे कि आप साइकिलिंग कर रहे हैं, आप साइकिल लेकर आ रहे हैं और रोड के ऊपर एकदम मोड़ आ जाता है, आप खुद सोच कर देखिए, अगर मोड़ है और आप बहुत तेज साइकिल लेकर आ रहे हैं या स्कूटर या बाइक लेकर आ रहे हैं, तो क्या पॉसिबिलिटी है? आपकी पॉसिबिलिटी ये है कि आप गिरेंगे, वरना फिर उसको अवॉइड करने के लिए, जैसे आप साइकिलिंग करते हैं तो क्या करते हैं, हम अंदर की तरफ झुक जाते हैं और फिर वहाँ से घुमाते हैं। तो ये जो अंदर की तरफ फोर्स लगता है ना, ये सेंट्रीपिटल होता है, और जो बाहर की तरफ होता है ये सेंट्रीफ्यूगल होता है। ये बैलेंस में रहेंगे तो आप नहीं गिरेंगे, सेंट्रीपिटल ज़्यादा होगा आप अंदर की तरफ गिरेंगे, सेंट्रीफ्यूगल ज़्यादा होगा तो आप बाहर की तरफ गिरेंगे। खैर, हम यहाँ क्योंकि फिजिक्स की बात नहीं कर रहे हैं, तो हुआ क्या, इलेक्ट्रॉन्स ये जो घूम रहे हैं ना, इनमें ज़्यादा स्पीड के कारण सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, तो अब ये बैलेंस बन जाएगा कि भाई इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर ही क्यों नहीं आ गए अट्रैक्ट होकर। उसका जवाब है ये कि बैलेंस बनेगा किस में, जो अट्रैक्शन का फोर्स था इलेक्ट्रोस्टैटिक, मीन्स न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में जो अट्रैक्शन था इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का, एंड सेंट्रीफ्यूगल, सेंट्रीफ्यूगल क्या करता है, बाहर ले जाने की कोशिश, तो बैलेंस बना रहेगा और इलेक्ट्रॉन लगातार उसमें घूमते रहेंगे और बाहर जाके नहीं पड़ेंगे, ना अंदर आके पड़ेंगे। ये उन्होंने बताया। इसके बाद उन्होंने कहा कि जो एटम का ज़्यादातर भाग है वो क्या है, मोस्ट ऑफ द पार्ट इज एम्प्टी। एक और बात क्या बताई कि जी वॉल्यूम है किसका, न्यूक्लियस का, वो नेग्लिजिबल है, यानी कि बहुत कम है, किसकी बजाय, अगर आप एटम के वॉल्यूम से कंपेयर करें तो, यानी कि पूरे एटम का आप वॉल्यूम देखें, उसकी तुलना में न्यूक्लियस का वॉल्यूम ना के बराबर है, बहुत कम है, लेकिन फिर भी लगभग सारा मास जो एटम का है 99% से भी ऊपर मास इसी न्यूक्लियस के अंदर होता है। मीन्स एटम का जितना भी वॉल्यूम है उसकी बजाय अगर न्यूक्लियस का वॉल्यूम देखें तो वो नेग्लिजिबल है, कुछ नहीं है, लेकिन मास सारा किसके अंदर है, न्यूक्लियस के अंदर है। तो ये रदरफोर्ड ने कुछ कंक्लूजन्स बताए कि एटम के बारे में ये डिस्कवरीज उस समय तक हुई। अब इसके ड्रॉबैक्स कि क्या क्या कमी रह गई रदरफोर्ड की। पहली तो यही कि कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे किस ऑर्बिट में, ये रदरफोर्ड नहीं बता पाए। दूसरा, जो ये थ्योरी इन्होंने बताई, क्या बताई कि पॉजिटिव चार्ज है न्यूक्लियस के ऊपर और इलेक्ट्रॉन्स तेज स्पीड से बाहर रिवॉल्व कर रहे हैं। तो एक थ्योरी होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी ये कहती है
कि अगर अपोजिटली चार्ज्ड पार्टिकल्स ऐसे घूमते हैं ना सर्कुलर रास्ते में, तो उनकी एनर्जी खर्च होती है, रेडिएट होती है। एनर्जी रेडिएट होगी मतलब एनर्जी खर्च होगी। और अगर इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी ऐसे खर्च होती गई, क्योंकि जैसा रदरफोर्ड ने बताया उसके अनुसार तो उनकी एनर्जी खर्च होती जाएगी। अब इनके जवाब तो आगे के जो मॉडल्स आएंगे वो देंगे, ये इसकी तो कमी की बात करें हम। तो जो इलेक्ट्रॉन्स ऐसे चक्कर काटेंगे उनकी एनर्जी कम होती जाएगी लगातार, क्योंकि वो रेडिएट करेंगे, एनर्जी को छोड़ते रहेंगे बाहर। और अगर कम होती गई तो क्या होगा, वो न्यूक्लियस के अंदर ही पड़ जाएंगे, क्योंकि एनर्जी कम होगी, फिर वो धीरे धीरे घूमना शुरू होंगे, थक जाएंगे बेचारे, एनर्जी नहीं रहेगी न्यूक्लियस के अंदर और एटम कर जाएगा कोलैप्स, खत्म हो जाएगा। लेकिन वास्तव में ऐसा कुछ नहीं होता है, एटम स्टेबल होता है। इसका मतलब कोई ना कोई कमी है, वो आगे के मॉडल्स में देखेंगे कि कौन इसके बारे में और क्या बता पाएगा। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।